नमस्ते। हमारे साथ आए कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई थोड़े अस्वस्थ होके उठे हैं, तो मुझे मालूम नहीं क्यों मुझे तो थोड़े दुबले दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है दर्शक भी इसमें बताएँ कमेंट करके कि दुबले दिख रहे हैं कि नहीं। अशोक भाई, एक नया अभी वो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रिशफल किया है। बहुत से लोगों को बाहर गए, बहुत से लोग अंदर आए, अलग-अलग तरह से लोग कर रहे हैं कि यूपी के लोग ज़्यादा रखे गए और फलाना ये रखा, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात, जहाँ पे ज़्यादा सबसे बड़ी बात हो रही है, वो अमित मालवीय का हटाया जाना हो रहा है और उनकी जगह दीपक महर्षि को लाया गया है। 1-2 चीज़ें जो मेरी समझ में है, उसमें एक एक बड़े कंटेंडर शहजाद पूनावाला भी थे, जो गुस्सा होके ये अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मैं तो चला जाऊँगा और मैं ये करूँगा। शायद उनको बहुत उम्मीद थी कि उनको ये मीडिया वो बनाया जाएगा। लेकिन जैसा जैसा अभी समझ में आ रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि शायद बीजेपी को ये धीरे-धीरे एहसास हो रहा है और खास करके आरएसएस को हो रहा है कि ये जो ट्रोल और गाली-गलौज वाला अमित मालवीय जिसके मास्टर थे, वो ज़माने अब चले गए। अब आप किसी को ट्रोल करके, गाली करके आप आप विन ओवर नहीं कर सकते हैं। और अब जेन ज़ी के ज़माने में आपको ज़्यादा संपर्क में रहना होगा, उनसे कनेक्ट होना होगा, आपको ज़्यादा विटी होना होगा, रेडी विट, क्विक विट ये सब होगा, जो अमित मालवीय के पास नहीं था। तो मैं ज़रा ये अमित मालवीय का हटाया जाना 11 साल बाद एक बड़ी घटना है, खास करके सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के हिसाब से। ये हुआ क्या? पूरी जो एक रीशफ़ल भी हुआ और अमित मालवीय का हटना। अशोक भाई। देखिए, अमित मालवीय का जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जेन ज़ी जो सामने आया है, अभी तक क्या है आप एक झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। आप आपके अंध भक्तों को व्हाट्सएप में कुछ मटेरियल मटेरियल सप्लाई करते हैं और फिर वो दिन भर लगे रहते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे वो जवाहरलाल नेहरू को अनपढ़ बता देते हैं, तो कभी अय्याश बता देते हैं, तो कभी इंदिरा गांधी के कैरेक्टर पे, तो मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है जिस हिसाब से। और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार उसका झूठ पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, उसका हर उस पे, लेकिन वो शर्मनिरपेक्ष है, तो उसको कोई शर्म आती नहीं है। तो वो ये हमारे एक मित्र है अत्री साहब, उन्होंने कॉइन किया शब्द है ये, शर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जैसा शर्मनिरपेक्ष है, इनको शर्म आती नहीं, निर्लज्ज है, लज्जा आती नहीं। लेकिन अब ये चलेगा नहीं, ये एक्सपोज़ हो जाएगा और इससे पार्टी को डैमेज हो जाएगा। तो पार्टी ने कुछ नया करने का सोचा, कुछ लोगों को लाया, जिनको लाया वो घनघोर है। वो अमित मालवीय के भी बाप हैं, जिनको लाए हैं। जो वो कन्वीनर लेके आए हैं, उनका सोशल मीडिया पे क्या प्रेज़ेंस है, यदि आप देखेंगे तो आपको खुद हँसी आ जाएगी कि 16,000 के भी फॉलोवर नहीं है उसके, जब उसको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसमें 2 कैरेक्टर और है उसके डिपार्टमेंट में। एक भट्ट करके कैरेक्टर है, वो कन्वीनर करके बुलाया गया, और एक प्रीति गांधी है। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनका नॉमिनेशन हो गया या उनको इस जगह पे अपॉइंट किया गया, इन्होंने तुरंत अपना सोशल मीडिया में से पुराने सारे ट्वीट ब्लॉक कर दिए, हटा दिए। लेकिन दुनिया क्या है, ये जेन ज़ी जो है ना सर, इनसे आप पार नहीं पा सकते। इन लोगों ने जैसे अनाउंस हो गया, इनको पता पड़ने के पहले उन लोगों ने उनके पुराने सारे सब डाउनलोड करके रख दिए। अब वो जो भट्ट है, उसकी जो लैंग्वेज है विपक्ष की महिलाओं के प्रति, वो मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकता। रेड लाइट मतलब क्या कहें, जो जहाँ जिस्म बेचता है वहां पे भी भाषा का स्तर ठीक होता है। ऐसे घटिया भाषा वो महिलाओं के लिए, विपक्ष की महिलाओं के लिए करता है, यूज करता है। इससे इनका महिला के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति इनका एक चेहरा उजागर हुआ। दूसरी बात, ये भट्ट जो है वो घनघोर रिजर्वेशन विरुद्ध है। वो कई ट्वीट्स है, ऐसे सैकड़ों ट्वीट है उसके, जिसमें वो कहता है कि रिजर्वेशन ही इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तो इससे पार्टी का दलित चेहरा, जो पार्टी दलितों की और ओबीसी को अपने आप ध्वजवाहक समझ के उनको लीड कर रही थी, वो इनके खिलाफ कितना है, और मनुस्मृति मानने वालों को कैसी जगह दी जाती पार्टी के संगठन में, वो है। प्रीति गांधी जी जो है, इसने ये तक लिख दिया कि आई एम अशेम्ड
that my surname is Gandhi. I would prefer it to be a Godse. उसके कई ट्वीट है जो कहती है कि मैं गोडसे को महिमा मंडित करती हूँ, गोडसे राष्ट्र प्रेमी है, गोडसे राष्ट्र का हीरो होना चाहिए। गोडसे को महिमा मंडित करती है। वो महिला अमेरिका रह चुकी है, उसके बच्चे अमेरिका में हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है। बच्चे 2 पैदा किए अमेरिका में ही, उनको सिटीजनशिप दिलवाई और यहाँ भारतीय बच्चों का और भारतीय युवाओं का करियर बर्बाद करने के लिए बैठी हुई है। जो महात्मा गांधी का अपने सरनेम गांधी होने का मैं हो सकता है कि भाई राहुल गांधी की वजह से इरिटेट हो रही होगी, लेकिन वो महात्मा गांधी की वजह से ही कहती है कि मुझे गांधी सरनेम में मैं शर्मसार हूं कि मेरा गांधी सरनेम है, क्योंकि मैं गोडसे के प्रेमी हूं, मैं गोडसे को पैट्रोनाइज करती हूं, मैं गोडसे की पूजा करती हूँ। ऐसे हजार गोडसे चाहिए इस देश को, ये बोलने वाली प्रीति गांधी को कन्वीनर है, ये भाजपा का दूसरा चेहरा। चाहे अटल जी कहे, चाहे कोई भी कहे, कितना भी पानी पी पी के कोसे और कहे कि हमारा कोई गोडसे से संबंध नहीं, लेकिन गोडसे इनके ऊपर कितना हावी है, ये इन अपॉइंटमेंट से दिखता है। इसमें वापसी हुई है मोहतरमा की अरुणा अपनी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है। स्मृति ईरानी ने अब तक क्या किया, अब क्या करेगी, जेनजी के सामने स्मृति ईरानी क्या करेगी, या स्मृति ईरानी महिलाओं का कोटा पूरा करने के लिए लाई गई है, ये अभी कुछ उनको क्या काम दिया अभी तक वो भी पता नहीं। पुराने में से अरुण सिंह हटाए गए। वो जब अरुण सिंह बने तभी मेरा सवाल था कि अरुण सिंह बने ही कैसे, क्या उनका स्ट्रेचर था जनरल सेक्रेटरी बनने का, लेकिन बने। किस्मत। डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल जो सिर्फ इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वो घोर योगी विरोधी थे, लेकिन ना वो वहां कोई इम्पैक्ट कर पाए, ना जो काम उनको दिया कर्नाटक में, जो काम उनको दिया राजस्थान में, वहां कुछ इम्पैक्ट कर पाए। अब राज्यसभा है, उनको भी निकाल दिया गया। विनोद तावड़े को जरूर रिपीट किया है, लेकिन विनोद तावड़े को रिपीट इसलिए भी किया कि विनोद तावड़े यस मैन है। दूसरी बात, विनोद तावड़े को ये महाराष्ट्र के राजनीति में भी चेक एंड बैलेंस के लिए उपयोग में लाते हैं। अब विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश दे दिया और कहा गया कि जैसा आपने बिहार में चुनाव जितवाया है, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव जितवाएंगे। तो ये बात तो उन्होंने तय कर ली है कि हमारे पास एक दिखाने का चेहरा होता है, और चुनाव तो ज्ञानेश कुमार जिताते हैं। बिहार का चुनाव ज्ञानेश कुमार ने जितवाया था, यूपी का चुनाव भी ज्ञानेश कुमार ही जितवाएंगे। लेकिन जो ये खबर आई है आज कि करीब करीब 200 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, मतलब 80% विधायकों टिकट काटे जाएंगे, ऐसा सर्वे रिपोर्ट बताते हैं। और 6 महीने से, मतलब जिस दिन नितिन नवीन ने शपथ ली अध्यक्ष पद की, उसी दिन उनने कान में बता दिया था विनोद तावड़े को कि तुम्हें फिर से जनरल सेक्रेटरी बनाऊंगा और फिर यूपी दूंगा, तुम अभी से काम पे लग जाओ। तो ये कहा जाता है कि 6 महीने से वो इस काम पे ऑलरेडी लगे हुए थे। अब सवाल है, ये 200 लोगों का एंटी इनकम्बेंसी, ये गुजरातियों का पुराना मॉडल है। खुद काम नहीं करते, नकारा सरकार देते हैं, और जब सरकार के विरोध में लोग हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि विधायकों की वजह से हुआ है। सरकार यदि काम करने वाली हो तो कौन विधायक, क्या सांसद, कौन किसको पूछता है? फिर तो कमल पे मोहर लगती है। तो कहा जाता है कि मोदी जी और योगी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन विधायक नाकारा निकले। इसलिए इन दोनों ने काम किया होता तो इनके काम पे वोट मिलेगा। विधायकों की बलि क्यों दी जाती? लेकिन आनंद जी, इसके पीछे यदि ये सर्वे हुआ तो, और 200 के टिकट कटे, तो इसके पीछे मुझे एक बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है। 200 लोगों के टिकट कटेंगे नहीं, 200 नए लोगों को टिकट दिए जाएंगे, इसके मायने ये है। और 200 लोग कौन होंगे? क्योंकि अब चुनाव जितवाने वाला उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो गया है, उसकी जरूरत भी नहीं है। उन्हें एक ही उम्मीदवार ढूंढ के ज्ञानेश कुमार जी को शपथ दिलवाई वहां पे, उसके बाद हर चुनाव वो जीत रहे हैं। तो उन्हें 200 लोग वो चाहिए जो अमित शाह के सिवा
किसी और को नाम लेंगे नहीं। उनका संविधान अमित शाह होगा, उनका देश अमित शाह होगा, उनका मुख्यमंत्री अमित शाह, उनका भगवान अमित शाह, उनका संविधान अमित शाह, उनका संगठन अमित शाह। तो ये 200 लोग जब नए अमित शाह के लोग चुनाव जितवा के लाए जाएंगे, उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन पाएंगे? सवाल ये है। क्या ये पूरी एक्सरसाइज योगी को वसुंधरा बनाने की प्रैक्टिस हो रही है, या योगी को मामा हमारे शिवराज सिंह चौहान बनाने की ये तैयारी हो रही है? क्योंकि दिल्ली 2029 पे फोकस है, उसके लिए ये सेकेंडरी है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के चुनाव सेकेंडरी है, उनका फोकस 2029 का है। योगी तीसरी बार यदि मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, तो यकीनन वो आफ्टर मोदी के बाद योगी का नंबर पहला रहेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 3 बार, गुजरात जैसे छोटे मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री 3 बार बनने पे प्रधानमंत्री बन गए थे। ये तो उत्तर प्रदेश का सूबा है जो चाबी जिसके पास होती है दिल्ली के तख्त की। तो ये उनका खच्चीकरण वही करेंगे, और ये कुछ नहीं कहेंगे, बोलेंगे विधायक नहीं चाहते, क्या करो, विधायकों ने वोटिंग किया है। और ऐसे आदमी का नाम मुख्यमंत्री पद पे आएगा कि आप और हम एक दूसरे को पूछेंगे कि ये व्यक्ति है कौन, ये राजनीति में कब से है। और दूसरी बात रही, ये लोग जो मतलब ये जो गोदी मीडिया जो लिख रहा है कि भाई नितिन नवीन भी अमित शाह के तर्ज पे काम कर रहे हैं, अरे काहे कि उनके तर्ज पे काम कर रहे हैं भाई, अमित शाह ही काम कर रहे हैं। नितिन नवीन खुद को ही पता नहीं उसकी क्या औकात है, वो क्या चुनाव जितवाएगा यूपी में? वो क्या, मुझे बताइए, नितिन नवीन क्या कोई रणनीति करने लायक बचे हैं क्या? जो बिहार में बांकीपुर अपनी के बाद, सीट, अरे बांकीपुर, हाँ, बांकीपुर के बाद जो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, और वो भी पीके से हार गए, जिसका पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड इतना बुरा था कि बेचारे के पास 5% भी वोट नहीं थे, उससे अपनी सिटिंग सीट हार गए, बीजेपी का गढ़ हार गए, अपने वार्ड में हार गए, जहां घर है उनका बांकीपुर में। ये आदमी क्या यूपी जिताएगा और ये क्या रणनीति तय करेगा? चुनाव जितवाने की रणनीति का काम तो ये ज्ञानेश कुमार जी के पास है आजकल। रणनीति उनको तैयार करनी है, कितने वोट काटने हैं, कितने वोटों को खत्म करना है, कितने लोगों के घर पे रेड करवानी है, कितने अधिकारी बदलने हैं, ये उनका काम है। तो विनोद तावड़े का वहां भेजा जाना, इट्स एंड ऑफ अ ठाकुर रूल इन यूपी, इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ठाकुर रूल इन यूपी, ऐसा मुझे लगता है। इसके मायने में ये देखता हूं। बाकी कुछ कोई 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 जनरल सेक्रेटरी कोई मतलब नाम के लिए है सब। जी जी जी। एक चीज जरा अशोक भाई और बताएं, ये जो जेंजी वाला मामला है ना, ये तो थमने का नाम है। लखनऊ में रोज कहीं कभी जैसे स्कूल के बच्चे, कभी उस स्कूल के बच्चे, अब हर जगह हो गया है। लेकिन झारखंड और बिहार को मैं एक साथ इसलिए ब्रैकेट कर रहा हूं कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने लगातार संवाद किया, उनकी बात कही, उनसे बात मानी। उधर लालू ने एक तेजस्वी और लालू ने भी भाई पटना की बात कही है, बिहार की बात कही है। लेकिन एक थोड़ा और प्रश्न है, एक तो इस पे भी आपसे मैं पूछूंगा कि हेमंत सोरेन ने, मैं मानूंगा कि बहुत अच्छे से बच्चों से बातचीत करके उसको मामले को, लेकिन एक समस्या हरदम आएगी। वहां पे 2000 बच्चे जो उस गलत प्रश्न पत्र से जिसपे इन बच्चों का ऑब्जेक्शन था, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया था। वो कह रहे हैं साहब हमारा इसमें क्या गलती है? ये एक समस्या हर जगह आएगी, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो कुछ का नहीं, फायदा तो होता ही है। उसमें उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेके काम करेंगे, और बच्चों ने भी कहा ठीक है। देखिए आनंद जी, ये जो है ना, ये हेमंत सोरेन का जो इशू हुआ है, रांची वाला जेएनजी का आंदोलन, इस आंदोलन ने सारे डबल इंजन सरकार को पसीने में ला दिया। करेक्ट। क्या हुआ? 2 आंदोलन, एक एनडीए के खिलाफ हुआ, एक इंडिया के खिलाफ हुआ। एनडीए के खिलाफ जंतर मंतर पे हुआ,
उसमें छापामारी करके अनशन वालों को घसीटते हुए ले गए, गाली गलौज करते, सर्जिकल स्ट्राइक करके। उसके बाद बच्चों को बर्बरतापूर्वक मारा, पेलेट गन चलाए, वाटर कैनॉन मुंह पे मारे, वो जो टियर गैस सेल जो हवा में उड़ाने थे वो पेट पे मारे, लोगों के शरीर पे मारे, लाठियों में कील ठोक के मारे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनका मॉलेस्टेशन हुआ। ये सारा नंगा नाच जो दिल्ली पुलिस ने किया, जो दमन पूरा पूरा आंदोलन को बिल्कुल चकनाचूर करने का जो प्रयास किया, उसके हजारों वीडियो सुप्रीम कोर्ट में बंद है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लिया है सुओ मोटो। सरकार के गृह मंत्री 15 दिन तक लोकसभा आए नहीं, डर के मारे कि इस सवाल का जवाब क्या दूं। और इसकी परिणति क्या हो गई, उन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद उसका बड़ा स्वागत करवा के किराए पे पानी फेर दिया। जनजी की 3 मांगे जो मानी थी, उन्होंने जो की थी वो मान ली, मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उसका स्वागत भी करवा लिया, उसका रिसेटलमेंट भी होगा, आगे पीछे मुख्यमंत्री बन के जाएंगे ओडिशा वो। लेकिन बाकी 2 मांगों के लिए कोर्ट के पीछे छुप गए, उसका अभी भी पेंडिंग मामला है। अब आइए रांची, यहाँ बच्चों को गटर कहा गया, एनडीए वालों ने गटर कहा, देशद्रोही कहा, विदेश से सरकार को डिस्टेबल करने के लिए एक षड्यंत्र, विदेशी षड्यंत्र कहा, क्या नहीं कहा। अब आप आइए रांची, रांची में हेमंत सोरेन या किसी भी उनके साथी दलों ने इन बच्चों को कोई उपनाम नहीं देने का प्रयास किया, कोई लेबल लगाने का प्रयास नहीं किया। लगातार पहले दिन से कहते हैं कि ये हमारे बच्चे और हमारा भविष्य है। उनकी नाराजगी जायज है। ना हेमंत सोरेन ने कहा कि ये फालतू फंड पे पा गए हैं और ये कर रहे हैं, कुछ नहीं। बीजेपी ने वो आंदोलन हाईजैक करने का प्रयास किया, लोग भेजे, ट्रकों से भेजे बिहार बंगाल से, और ट्रक पकड़े गए, सारे वीडियोज है मार्केट में। इसके बावजूद भी हेमंत सोरेन सरकार और हेमंत सोरेन की पूरी टीम ने या उनके इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने ये तक नहीं कहा कि यहाँ बीजेपी भी क्यों ये कर रही है। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो बीजेपी के भी होंगे तो छात्र ही है, और वो हमारे छात्र हैं। 7 बैरिकेड तोड़ के विधानसभा पहुंचे, लेकिन वाटर कैनॉन भी रेन वाटर जैसा उन्होंने यूज किया। ये वीडियो है, मैं कोई महिमा मंडन नहीं करना। या लाठीचार्ज में मुझे एक भी विद्यार्थी वहां पे कोई जख्मी है तो मुझे दिखा दीजिए। लाठीचार्ज नाम के लिए पुश किया लाठियों से। वहां कोई गुंडे हायर नहीं किए गए थे, पैलेट गन यूज नहीं किया गया था, दंडों को, लकड़ी के दंडों को कीले नहीं मारे थे। किसी भी एक भी लड़की का कोई भी मॉलेस्टेशन या लड़की के ऊपर कोई गलत प्रहार किया हो, इसका कोई वीडियो दिखा दीजिए, कोई खबर दिखा दीजिए। उसके बाद 80% लगातार बातचीत के दौर चलते रहे। वो जेपी नड्डा जैसा बुला के नहीं कहा कि भाई आपने कागज दे दिया, मैं देखता हूं आगे, पूछता हूं क्या करना है। उनकी एक रिस्पॉन्सिव टीम लगातार मंत्रियों की लगातार बात करती रही। राहुल गांधी ने पहले दिन से, जंतर मंतर भी राहुल गांधी नहीं गए, रांची भी राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन जंतर मंतर के लिए राहुल गांधी ने हमेशा समर्थन सोशल मीडिया द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, अपने लोगों को भेज के, कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर वालों के साथ है, ये हमेशा राहुल गांधी ने कहा, कभी गलत नहीं कहा। वही रांची के लिए राहुल गांधी ने हमेशा कहा कि रांची में जो चल रहा है उस छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी है। 14 अगस्त को राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा हेमंत सोरेन को, और एक मित्र होने के नाते उनको आगाह किया कि आप पर्सनली बात करिए बच्चों से। बच्चों की मांग थी कि सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाए। हेमंत सोरेन ने उनको कहा कि सीबीआई इंक्वायरी मैं जांच कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसकी परिणति क्या होगी, क्या आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? सीबीआई ने आज तक कितनी जांचों पे क्लोजर रिपोर्ट लगाई है? सीबीआई ने कितने अभी तक पेपर लीक मामलों में लोगों को सजा दिलवाई है? सीबीआई तो पॉलिटिकल गेम करेगी। इससे अच्छा किसी बड़े सीनियर जज के अंडर एक कमेटी गठित करके इंक्वायरी करवाता हूं, और आप तो बोलते हो अभी के पेपर लीक करवाओ, मैं तो 2014 से करवाता हूं इंक्वायरी। उसके बाद सरकार में क्या किया, मंत्री मंत्री मतलब उस मंत्रालय में ट्रांसफर्स किए लोगों के। हेमंत सोरेन ने अरेस्ट किए लोगों को। कोई अधिकारी अरेस्ट नहीं हुआ है पेपर लीक में अभी तक नीट के।
जो लोग अरेस्ट हुए वो वही है, कोई संचालक है, कोई क्या है, कोई ट्यूशन क्लास चलाता है, और वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि सीबीआई की रिकॉर्ड है, लोगों को पकड़ते हैं, हवाबाजी करते हैं और फिर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा देते हैं। तो हेमंत सोरेन के यहाँ जो जेनजी का आंदोलन हुआ, उसमें आनंद जी उस जेनजी के आंदोलन का बैरोमीटर इतना ऊपर ऊंचाई पे लेके रख दिया अभी, कि अभी बाकी राज्यों में उस ऊंचाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारी खासकर डबल इंजन की सरकार में। अब क्या हो रहा है लखनऊ में, आपके यहाँ सर्कुलर तो निकल गया सारे कलेक्टर्स के लिए कि भाई इस स्कूल को ठीक करवाओ सब, लेकिन बच्चियां आज आश्रम, सर्वोदय आश्रम वाली बच्चियां आज रास्ते पे है, परेशान कर रखा है सरकार को। दूसरी तरफ पटना में क्या किया बच्चों ने, तुरंत सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया कोई भर्ती का, लेकिन उसमें ये जेनजी है साहब, ये जेनजी बिटवीन द लाइंस पढ़ता है। आप हमारे और जेनजी के जनरेशन में बहुत फर्क है आनंद जी। हम तो आपके बाद की जनरेशन रहती है, आप लोग या हम लोग क्या करते थे, सरकार ने आदेश निकाला, जय हो गई, जय हो गई, जय हो गई, कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, जय हो गई, जय हो गई, जय हो गई, इसमें हम मूर्ख बनते थे। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, तो जेनजी ने क्या कहा, ये कमेटी बनाना आपका दिमाग का फितूर है, हमको कमेटी नहीं चाहिए, हमारे पास सबूत है, हमको न्याय चाहिए पुलिस के बर्बरता पर। और यदि आप कमेटी बनाना चाहते हो, न्यायपालिका है आप, वो आपका अधिकार है, आप बनाइए, लेकिन उस कमेटी पे हमारी नजर रहेगी। उस कमेटी में लोग कौन रहेंगे ये हम तय करें, हम देखेंगे। यदि वो लोग पहले सरकार की चरण चाट करने में और सरकार के जूते उठाने में लिप्त होंगे, उनका इतिहास वो होगा। अब आप बेला त्रिवेदी को लाके बैठाओगे यहाँ, जज, रिटायर्ड जज बेला त्रिवेदी, क्या अपेक्षा रखोगे सर उस कमेटी से? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सोच समझ के अपॉइंट करे, क्योंकि एक कमेटी में अपॉइंट होने वाले हर व्यक्ति का यहाँ विश्लेषण होगा, और इसमें थोड़ा भी ये सरकार के प्रति फेवरेबल दिखा तो फिर उस कमेटी के खिलाफ आंदोलन होगा। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है। आज बिहार में भी यही हुआ है, आपने विज्ञापन तो निकाला है, लेकिन उस विज्ञापन में हमने कहा एकल परीक्षा होना चाहिए, आपने 2 जगह परीक्षा करवाई। हमने कहा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, आपने धीरे से नेगेटिव मार्किंग का क्लॉज डाल दिया। पहले भी डाल दिया था, फिर निकाल दिया था, इस बार फिर डाला। उन्होंने कहा हमें ये विज्ञापन नहीं चाहिए, हमें एकल परीक्षा चाहिए, विदाउट नेगेटिव मार्क चाहिए। ये है जेन जी, आप इनको मूर्ख नहीं बना सकते। और जेन अल्फा उससे ज्यादा तेज निकला है। जी जी, जेन अल्फा और जेन जी ने इनको परेशान करके रखा है। अब बाकी राज्यों में आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में शुरुआत है, उत्तर प्रदेश में होगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में शुरुआत हो रही है, महाराष्ट्र में शुरुआत हो चुकी है, गुजरात में शुरुआत होगी, और लोग अशोक भाई, अपेक्षा रखेंगे कि हेमंत सोरेन जैसा डील मिले। जी जी, अशोक अशोक भाई, आपने महाराष्ट्र का नाम ले लिया तो चलते चलते एक वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मुझे अब ये लगने लगा है कि पहले मुझे लगता था मोदी जी और अमित शाह, जो राहुल गांधी कहते हैं कि इनको नींद नहीं आती है, इनको सपने में भी अब राहुल गांधी आके परेशान करने लगे हैं ना। लोकसभा में तो करते ही हैं वो। पुणे में एक कार्यक्रम था राहुल गांधी का, छात्रों की गूंज, और वो खास करके इस बार नारी वाला था, मतलब लड़कियों से सिर्फ बात करने जा रहे थे। उसको बीजेपी ने जिस तरह से वहां वो दफा 144 लगा के उसको सैबोटेज करने की कोशिश की है, ये तो मुझे लगता है कि हम आप ये बात वो बोलते थे कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल, मुझे लगता है कि अब बीजेपी में कांग्रेस के स्लीपर सेल आ गए हैं जो ये काम करवा रहे हैं। क्या है ये मूर्ख है, बहुत ये घनघोर मूर्ख है। आपने राहुल गांधी को कोटा में रोकने का प्रयास किया, आप उसको जितना रोकोगे उतना वो उछल के ऊपर आएंगे। क्या कोटा में अभूतपूर्व सक्सेस मिला, स्प्रिंग एक्शन हो रहा है, हाँ, स्प्रिंग एक्शन हो रहा है। उसके बाद आपने उठा के उसके बाद देहरादून में आपने उनको ग्राउंड नहीं मिलने दिया, 2.5 लाख बच्चे आए, आपने जो ग्राउंड इन्होंने सिलेक्ट किया वहां एक पॉप शो करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां कुत्ता नहीं देखने गया, और राहुल गांधी हीरो बन गए।
आप प्रयागराज गए, आपने प्रयागराज में राहुल गांधी को परमिशन दी, फिर कैंसिल की, फिर परमिशन दी। उसी चक्कर में राहुल गांधी फिर हीरो बन गए और प्रयागराज फिर बहुत जगह पर सक्सेस हो गया। अब आइए पुणे में वो हास्यास्पद है सर्कुलर। वो ये कहता है कि ईद और रक्षाबंधन जैसे त्योहार है। ईद कब है, रक्षाबंधन कब है और राहुल गांधी की सभा कब है? गजब भाई। अच्छा क्या आपने ये नहीं कहा कि दिवाली और न्यू ईयर और क्रिसमस भी आ रहा है? इसके वजह से 22 तारीख से ही हम बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं करेंगे, कोई घोषणा नहीं देगा, कोई ये नहीं करेगा, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। ये जो सारा मूर्खतापूर्ण काम है, ये सिर्फ राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए है। राहुल गांधी जाएंगे, क्या करेंगे आप? लाठीचार्ज करेंगे लाखों बच्चों पे, जेनजी पे। करिए लाठीचार्ज। राहुल गांधी पे एक केस ठोक दोगी, उसके बाद आप एफआईआर दाखिल हो जाएगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी पे पहले ही बहुत एफआईआर है, एक एफआईआर और सही। करेक्ट। लेकिन जेनजी क्या सोचता है? राहुल गांधी हमसे मिलने आ रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है? इनको लगता है कि इनका कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। तो आपने इतने घनघोर काम क्यों किए, कुकृत्य क्यों किए? आपने प्रशासकीय व्यभिचार किया बच्चों के साथ, पेपर लीक, स्कूल ठीक नहीं है, यूपीएससी या सीबीएसई में लफड़े, महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुए हैं। अब ये बच्चों को बात नहीं करने देंगे? करने दो ना बात। यदि आपके पीछे रेले नहीं है, आप साफ सुथरे हो, तो आपको काहे डर? यदि कल मैंने कहा कि मैं भाई आनंद वर्धन जी के खिलाफ अनशन करने पे बैठा हूं, आप बोलेंगे अशोक जी को टेंट ठीक से लगवा दो, बरसात हो रही है, भीगना नहीं चाहिए, अशोक जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। करो भाई अशोक जी, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने कुछ कुकृत्य किए नहीं, तो अशोक वानखेड़े काय झूठ पे अनशन कितने दिन चले। लेकिन आपने घनघोर कांड किए हो, तो आप अशोक वानखेड़े को लखनऊ में नहीं आने दोगे, छोड़ दीजिए अनशन पे बैठने की बात। तो ये फर्क है इन लोगों में। हमने देखा यूपीए मतलब कांग्रेस के समय, आनंद जी और आपने तो मेरे से भी ज्यादा देखा होगा, बोट क्लब हमेशा हर सप्ताह बोट क्लब में बड़ी बड़ी रैलियां होती थी सरकार के खिलाफ। कभी सरकार ने कोई ऐसा धारा ये लगाओ वो लगाओ कभी नहीं किया। विरोध का अधिकार नहीं, होता है भाई। और अशोक भाई, ये लार्जर कंटेक्स्ट में ये सब तो लोकतंत्र के सेफ्टी वैल्व्स हैं। अगर आदमी को तकलीफ हो रही है तो कैसे बोलेगा? यही तो है, यही तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन जिसको ऑटोक्रेसी में विश्वास है, जिसको तानाशाही में विश्वास है, जिसको डेमोक्रेसी से घनघोर एलर्जी है, उसको ये डेमोक्रेसी की सेफ्टी वॉल से कुछ लेना देना ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। मोदी जी कहते हैं कि जब मैं मन की बात कहता हूं तो तुम कौन हो कहने वाले, तुम सिर्फ सुनो। जी, जी, जी। और मुझे मुझे ये भी लगता है कि शायद ये कोई, चाहे देश हो चाहे कोई व्यक्तिगत जीवन हो, अगर आप आज की तारीख में सुनने को नहीं तैयार हैं अशोक भाई, तो नहीं, ये दिक्कत होगी मोदी जी, हमेशा ये कहते देश को दिक्कत हैं, होगी जी। हमारे यहाँ पे भी पढ़ा बच्चों को भी बताया जाता है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर, देन ओनली यू बिकम अ गुड स्टूडेंट। अ मैन हु इज स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ, ही बिकम्स अ मास्टर। आप पहले पैदाइशी मास्टर हो गए हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है आपको। जी, जी। क्या चलिए जी, अशोक भाई, मतलब अगली बार करेंगे तो तब तक तो राहुल गांधी अपनी सभा कर चुके बाईस होंगे। तारीख का और 22 तारीख का आयोजन हो चुका होगा, उसमें भी बात करेंगे और बहुत सारे तब तक आयोजन हो जाएंगे। हो बिहार भी जाएंगे और बिहार भी और आग पकड़ेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू।